नमस्कार, जय हिंद, जय जिनेंद्र आप सभी को। नवापारा नगर में जैन समाज में जैन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा आयोजन बनकर उभरा है और उस जैन प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण में एक नया अभिनव प्रयास किया जा रहा है कि कुछ दिग्गज खिलाड़ी, कुछ दिग्गज कप्तान, कुछ क्रिकेट पंडित और सभी टीम मालिकों के साथ आपका साक्षात्कार कराया जाए। तो श्री विजय कुमार जी, राजकुमार जी बोथरा परिवार द्वारा हमें एक संबल प्रदान हुआ और सांखला फाइन आर्ट एकेडमी ने हमारे हाथ और मजबूत किए कि हम कुछ बड़े खिलाड़ियों का, कुछ बड़े कप्तानों का आप सभी के सामने उनका नजरिया, उनके व्यूज ला सके। आज जो व्यक्ति मेरे साथ यहाँ पर अपने व्यूज बताने के लिए, टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा विस्तारित करके बताने के लिए मौजूद है, वह किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। समाज में इनका परिवार बहुत बड़ा नाम है, एज अ प्लेयर ये बहुत बड़े नाम है, लेकिन इनको जो चीजें बहुत बड़ी बनाती है वह यह है कि पिछले 2 सीजन इनकी कप्तानी में इनकी टीम ने जीते हैं। इन्हें क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है। क्रिकेट के लिए इनकी समझ और इनकी ललक इतनी ज्यादा है कि आप अभी समझ चुके होंगे कि मैं किस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान श्री विवेक सांखला जी का। भैया सादर जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये जेपीएल कमेटी के द्वारा एक नया प्रोग्राम चालू किया पॉडकास्टिंग का, ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि जिससे सभी प्लेयरों को, सभी आपके कैप्टन्सों को, सभी ओनर्स को सभी लोग जान पाएंगे, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा लगता है कि ये एक नया प्रयास है जो एक अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन विवेक जी आपसे ये है कि आप 2 साल के विजेता कप्तान, 2 साल लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपकी टीम ने दिखाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे खिलाड़ी नए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि 2 साल के विजेता कप्तान क्या तैयार है इस बार एक नई टीम को विजेता बनाने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम जेपीएल करा रहे हैं, जैन प्रीमियर लीग, इसमें हम जैन लोगों, जैन बच्चों और जैन बड़े सभी लोगों को एक साथ इसलिए खिलाते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके और एक दूसरे को जान सके। तो एक नया अनुभव रहेगा, नए लोगों के साथ खेलना, नए लोगों के साथ जुड़ना और नए लोगों के साथ अभ्यास करके मैच में उतरना। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हर साल एक नए व्यक्ति के साथ जुड़ूं और नए व्यक्ति के साथ खेलूं। तो एक बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए कि शायद कि इस साल मैं कुछ नए टीम में हूँ, नए व्यक्ति के साथ हूँ, नए लोगों के साथ हूँ, नए प्लेयर्स के साथ हूँ, तो एक नया अनुभव प्राप्त होगा। बहुत अच्छा। इस बार आपकी जो टीम है, डायनेमिक डेयरडेविल्स जो टीम है आपकी, वो ऑन पेपर बहुत मजबूत दिख रही है। अगर देखा जाए तो इसमें एक नितिन गोलछा है जो कि प्योर बल्लेबाज है, बाकी लगभग पूरे, और एक नमन कोचर है आपकी टीम में जो कि प्योर स्लेजर है। उन्हें प्योर बल्लेबाज या प्योर गेंदबाज हम नहीं मानते। पूरी टीम आपकी जो है वो ऑलराउंडर से भरी हुई है। तो क्या ऐसे टीम की कप्तानी करना, ऐसे टीम का नेतृत्व करना एक सरदर्द है, या ऐसे टीम का कप्तान बनना एक बहुत अच्छी बात है? तो किस तरीके से आप अपनी डायनेमिक डेयरडेविल्स की टीम को देख रहे हैं इस साल? नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस साल कैप्टनसी नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ एक प्लेयर इस टीम में आया हुआ हूँ। अब वो तो ओनर जो है हमारे, वो बताएंगे कि कौन कैप्टन है और कौन क्या अपनी भूमिका निभा रहा है। अभी तक के ऐसा है कि ठीक है, मैं उस टीम का एक सीनियर प्लेयर हूँ, एक अनुभवी प्लेयर हूँ, उसके नाते मुझे बोला जा रहा है कि आप कैप्टनसी करेंगे, ऐसा समझा जा रहा है, पर अभी ये फाइनल नहीं है। और दूसरा जो आपने बोला कि एक टीम ऑलराउंडर की भरी हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सभी प्लेयर है अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाएं। जैसे नितिन गोलछा एक प्रॉपर बैट्समैन है, तो हम चाहते हैं कि शुरू से लास्ट तक करके वो क्रीज में रहे, जिससे एक अच्छा स्कोर हम खड़ा कर सके। दूसरा आपने लिया नाम नमन कोचर का, तो नमन कोचर को मैं ये देखता हूँ कि स्लेजिंग के साथ साथ वो एक बहुत बड़े हिटर भी है, जो लास्ट के टाइम पर हमको बहुत अच्छे काम आएंगे। क्या आप डेयरडेविल्स की कप्तानी लेने से इनकार कर रहे हैं कि अभी कुछ आपकी टीम में तय नहीं हुआ कि कप्तानी कौन करेगा, लेकिन अगर आपको एक मालिक और आपकी टीम चाहती है कि आप कप्तानी करें, तो आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, कैप्टनसी में वहां पर करना चाहता हूँ जहां पर टीम मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, या जहां पर मैं अपने हिसाब से प्लेयरों को चुनता हूँ और अपने हिसाब से प्लेयरों को मैं खिला सकता हूँ। तो वहां पर मुझे कैप्टनसी करना कंफर्ट जोन लगता है और ऐसा लगता है कि मैं अपने हिसाब से प्लेयरों को, टीम को जिता करके आगे ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कैप्टनसी के लायक हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स खेलते हैं रोज, उसमें मैं कभी भी प्रैक्टिस में, अभ्यास में आता नहीं हूँ। तो जो लोग यहाँ पर रेगुलर खेलते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो सभी को जानते हैं, वो कैप्टनसी करे तो शायद लोग को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे।
तो मेरा ये सोच है। मेरा जो अगला सवाल है कि आपको क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है। आप स्वयं को नहीं मानते, नहीं कहते, बात अलग है, लेकिन हमारी जितनी खेल की समझ है, जितना हमने आपका खेल देखा है, वो क्रिकेटिंग ब्रेन कहा जाता है। तो मैं आपके इस सवाल को उस तरीके से देख रहा हूँ कि आप अभी अपने पत्ते खोलने नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कि डायनेमिक डेयर डेविल्स के अगर आप कप्तान बन जाए तो टीम बहुत उभर के आ जाए। और मैं खैर आपके जवाब की बिल्कुल कदर करता हूँ। एक स्पेसिफिक सा सवाल है मेरा। 2 साल आपने सांकला ब्रदर्स की कप्तानी की, बहुत अलग खेली वो टीम, बहुत आउटप्ले थी, मतलब क्लास अलग था उस टीम का। 2 उस टीम में आपके हमेशा फेवरेट खिलाड़ी होते थे, अरिहंत डागा और अरहम पारक। इस बार विवेक सांकला एज अ बिग नेम, एज अ प्लेयर, कितना मिस कर रहे हैं अरिहंत और अरहम को अपनी टीम में? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम हो, कैसे भी प्लेयर हो, जब टीम बनाई जाती है तो बैक टू बैक 2 से 3 प्लेयर ऐसे साथ में होने चाहिए जो आपके खेलने और नहीं खेलने से भी पीछे टीम को संभाल सके। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे एक मुझे बड़ा नाम लेकर के लिया गया और मेरे पीछे में जैसे नितिन गोंछा है और दक्ष मोक्ष बोथरा है, ये सब लोग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक भूमिका अपनी निभाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरे पीछे एक बड़ी कड़ी होनी चाहिए। जैसे पिछले साल आपने नाम लिया अरिहंत डागा। अरिहंत डागा खुद में एक बहुत अच्छा नाम है, एक बड़ा नाम है बैट्समैन पे। तो वो टीम को लेकर के रन को चेस करने का काबिलियत रखता है। और दूसरा अरहम पारक, तो अरहम भी एक सुलझा हुआ प्लेयर है जो ये देखता था कि अगर कोई दूसरा प्लेयर खेल रहा है, जब तक वो शांत रहता था। तो ऐसे सुलझे हुए प्लेयर जब तक टीम में है, और उनको वाकई अभी भी मैं उनको मिस कर रहा हूँ दोनों को। तो दोनों के साथ मैं 2 साल जब खेल चुका हूँ तो दोनों के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी कि अगर मैं टीम में खड़ा हूँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन ये टीम को मेरे को जीत के और अग्रसर करेंगे ये 2 प्लेयर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये 2 प्लेयर मेरे लिए जरूरी है। बहुत सही। और पिछली बार जब अरिहंत डागा ने सेमीफाइनल में जो शतक लगाया था, मैं बोलता हूं कि आज तक वो शतक लोगों के जहन से निकल नहीं रहा। खासकर नेमेसिस एक टीम थी, उसके खिलाड़ियों के जहन से तो और नहीं निकल रहा है। और उस शतक के बाद मैंने अरिहंत का इंटरव्यू किया था कमेंट्री बॉक्स से, तो अरिहंत ने उसका बहुत बड़ा शेयर, पहले तो अरिहंत ने कहा कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी पारी थी अब तक की, सबसे अच्छी पारी थी, शतक वो पहले भी लगा चुका था। लेकिन उसने आपकी कप्तानी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि जिस तरीके से आपके मैसेजेस बाउंड्री के बाहर से उनको मिलते रहे और जैसा खेल चला कि अरहम, जैसा आपने कहा, बहुत साथ दिया। जब तक अरिहंत मार रहा था उसने मारने की कोशिश नहीं की और आखिर में कुछ हाथ भी दिखाया। तो मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि अरिहंत और अरहम को आप मिस कर रहे हैं। और इस बार हम सब भी चाहते हैं कि अब इस टीम से एक अरिहंत और अरहम निकालें अपने नेतृत्व से, या फिर अगर आप नेतृत्व नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अनुभव से निकालें। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो इसी से जुड़ता हुआ है कि क्रिकेटिंग ब्रेन, जैसे मैंने कहा कि लोग आपको कहते हैं, हम सब आपको कहते हैं, और आप लगातार राज्य में बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, वो समाज के भी आप बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं। JPL 1 आपने देखा, JPL 2 आपने देखा, दोनों जीते भी। इस बार JPL 3 में जा रहे हैं। इस बार की तैयारियों को लेकर या अन्य टूर्नामेंट से JPL जो नया वाला हम कराते हैं उसको आप कितना अलग मानते हैं? इसके बारे में आप कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। मैं छत्तीसगढ़ में होने वाले JPL में रायपुर के, क्योंकि मेरे हिसाब से JPL रायपुर से ही चालू हुआ। जैसा कि आपने बोला कि आप रायपुर के बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, मैं रायपुर के सिर्फ जैन टूर्नामेंट्स में खेलता हूं। और रायपुर में 3 से 4 प्रकार का जैन टूर्नामेंट्स होता है। JUCL हो गया, जैक्स हो गया, JPL हो गया, मैं सभी जैन टूर्नामेंट में खेलता हूं। और यहाँ पर कभी JPL के 2 सीजन को मैंने खेला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जैन कम्युनिटी और यहाँ पर भी जैन कम्युनिटी को आपस में जोड़ने के लिए ये गेम चालू किया गया है। और उसका एक आंसर हमको 2 साल में देखा मिला भी है। पहले यहाँ पर के अपने जैन लोग कभी एक साथ खेलते नहीं थे, अब 2 साल से आप लोग यहाँ पर साथ में खेल रहे हो। और वहाँ और यहाँ में सिर्फ एक ही अंतर मुझे लगता है कि वहाँ पर 14 खिलाड़ी हो चाहे 16 खिलाड़ी हो, वहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है कि कोई भी बैटिंग कर सकता है, कोई भी बॉलिंग कर सकता है, जिससे सभी को मौका मिलता है। और जो चीज हमारे यहाँ राजीव के JPL में ये चीज नहीं है, यहाँ पर 11 खिलाड़ियों को प्रेफरेंस दिया जाता है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जो 3 प्लेयर बच गए वो नहीं खेल रहे हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ यहाँ पर भी एक ऐसा किया जाना चाहिए कि 14 के 14 को सभी को एक समान दर्जा दिया जाए। नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार के JPL मैं व्यक्तिगत आपसे समय समय पर बात करते रहता था और आपके सुझाव लेते रहता था, तो आपने मुझे 2 सुझाव इस बार JPL में दिए। पहला सुझाव आपने ये दिया कि जितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है कि आप उन सबको
ऑक्शन में भेजो। पहले हमारा था कि हम 84 खिलाड़ी भेज रहे हैं, हमने आपकी बात मानी और आपको बताते हुए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपकी इस एडवाइस को भी हमने मान लिया है। पूरे 14 के 14 खिलाड़ी मैच में खेलेंगे। अब जिसको चाहे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं। ये जो आपने सुझाव दिया था, इस सुझाव को भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। सर से परसों ही सब ऑनर्स को हमने सूचित कर दिया कि 14 के 14 खिलाड़ी खेलेंगे। आप अपने बेस्ट जो बल्लेबाजों से बैटिंग करवा लीजिए, जो आपके अच्छे गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा लीजिए। फील्डिंग सिर्फ 12 ही खिलाड़ी करेंगे। तो इसके लिए आपको धन्यवाद और आपको बधाई कि आपकी इस बात को हमने माना। इस बात के लिए कमेटी बहुत ही सराहनीय है, जो लोगों के विचार को एक्सेप्ट करके अपने में उतारती है। ये सबसे सराहनीय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 14 के 14 लोगों को अगर खेलने का मौका एक साथ मिलेगा तो किसी को भी अंदर से ये नहीं लगेगा कि आज का मैच मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी अंदर से ये नहीं लगेगा कि ये मैच मुझे नहीं खिलाया गया या ये मैच मुझे नहीं खिलाया गया। एक कमेटी के तौर पर भी एक अच्छा, एक सराहनीय है कि आप लोगों के जो भी दर्शन मतलब आपको जो भी आपको गाइड करता है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और आप उसको अपने उसमें उतारते हैं। जेपीएल की या क्रिकेट की सहभागिता समाज में कितनी मानते हैं आप? ये क्या समाज के लिए अच्छी चीजें इससे निकल के आ सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जो पूरे यूथ को जोड़ के एक साथ कर सकता है, क्योंकि आज क्रिकेट पूरे भारत को छोड़ो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गेम है। तो और यूथ क्रिकेट के पीछे पागल है और क्रिकेट देखना चाहे खेलना सभी चीज के लिए आज यूथ आगे आता है। अगर यूथ को हमको किसी भी चीज के लिए आगे लाना है तो सबसे पहले उनको जोड़ना, और उनको जोड़ा किस से जाए। अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि धर्म करो तो सिर्फ धर्म से आदमी नहीं जुड़ेगा आपसे। धर्म के साथ में आप उनको किसी चीज का जब प्रलोभन देंगे तब वो आपके पास आएगा, जो चीज नहीं करता है। तो ये क्रिकेट एक ऐसा माध्यम बना है जिससे आप यूथ को एक कर पाए, और आप किसी भी कार्य के लिए आप उनको कहीं पर भी अगर बोलेंगे तो साथ में एक करके आप उनको उस कार्य को करा सकते हैं। बहुत सही। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ऑक्शन डे था हमारा, उस दिन हमने एक पोल किया था खिलाड़ियों के लिए कि आप किस टीम में खेलना चाहते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने अलग अलग टीम में अपनी रहने की मंशा दिखाई थी, लेकिन हुआ नहीं। वो तो जैसा ऑप्शन टेबल में हुआ। मैं अभी की टीम और संतुलन देखिए विवेक सांखला से एज अ प्लेयर ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस टीम में खेलना चाहते थे? ये जो 6 टीमें उसमें से अगर खेलना चाहता, मुझे अगर सिर्फ ऑप्शन दिया जाता कि आप इस टीम से खेल सकते हैं, तो वो है मेरा मित्र अभिषेक दुक्कड़, वो शायद नौकार हाइट्स के ओनर है। तो मैं चाहता कि वहां पर मैं खेल सकूं, क्योंकि मेरी मित्रता उनसे बचपन से है और उनके साथ में बहुत कंफर्टेबल। इस बार टूर्नामेंट में ऑक्शन के पहले बहुतों के द्वारा अनुमान भी लगाया गया कि विवेक सांखला इस बार नौकार हाइट्स से ही खेलेंगे, क्योंकि अभिषेक से आपकी मित्रता जग जाहिर है। और नौकार हाइट्स में अगर आप होते तो शायद वो टीम एक अलग निखर के आती। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप नौकार हाइट्स में होते, या फिर मैं ये पूछूं कि अगर आप डेयर डेविल्स में हैं, तो इसी टीम में आप बताइए कि ऐसे कौन से 3-4 खिलाड़ी थे जो आप चाहते कि आपकी टीम में खेलें इस बार? देखिए, सबसे पहला तो मैं वही 2 नाम लूंगा, अरिहंत डागा और अरहम पारक, कि ये दोनों मेरे साथ में जो 2 साल से खेले हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इन्हीं के पीछे जाता अगर मैं ले पाता तो। और अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके बाद अमित जैन जी हैं और सक्षम कोचर है। तो मैं सोचता कि इनमें से कोई एक प्लेयर मेरे साथ रहे जो बैकअप बहुत अच्छे से संभाल सके और टीम को जीत की और अग्रसर कर सके। बहुत सही। और बहुत अमित जैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, तो आज उनका भी कुछ दिनों में एपिसोड आने वाला है। अमित जैन एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको माना जाता है कि वो एज ए लीडर बड़े खिलाड़ियों से उनका प्रदर्शन निकलवाना। पिछले साल वो डायनेमिक डेयर डेविल्स में थे और कप्तानी किया क्या मिल गई थी, सोचिए मुझे कप्तानी डेयर डेविल्स की। मैंने देखा कि अंकुर जैन है खिलाड़ी जो पिछले साल हैट्रिक लिया था उस प्लेयर ने और इमर्जिंग प्लेयर भी बना था, और वत्सल पारक है। ऐसे खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकालने में अमित जैन का एक बड़ा नाम माना जाता है कि प्लेयर की क्षमता से ज्यादा उसे खिलाड़ी से निकलवा सकते हैं। तो क्या मैं विवेक सांखला से ये उम्मीद करूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज अ कैप्टन, एज अ मार्गदर्शक, कि इस बार वो डायनेमिक डेयर डेविल्स से भी कुछ खिलाड़ी ऐसे ला सकते हैं आगे जिनके परफॉर्मेंस अभी तक जिनका नाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या आप खिलाड़ियों को सही राह दिखा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यास से बहुत सारे प्लेयरों को जिसको हम नहीं जानते हैं या उसकी क्षमता को नहीं पहचानते हैं, वो अभ्यास के दौरान हमको पता चलता है। और जब अभी हम अभ्यास करेंगे तो हमको डायनेमिक डेयर डेविल्स के भी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी, उनकी जो क्षमता है उसके बारे में मुझे पता चलेगा, और हमारे भी जो प्लेयर है उसमें से भी बहुत सारे प्लेयर अभी उभर के आएंगे। बहुत सही। मैं जितना क्रिकेट को समझता, देखता, सुनता है, 10 ओवर का लाइट वेट
टेनिस बॉल क्रिकेट जो है अधिकतर बल्लेबाजों का गेम माना जाता है कि 3-4 बॉलरों को या तो एक साथ परफॉर्म करना पड़ेगा कोई, या फिर कोई अरिहंत डागा जैसी पारी कोई बल्लेबाज आप खेल दे, आउट क्लास कर दे पूरे मैच को। तो आप एज अ कैप्टन क्या मानते हैं कि रणनीति के हिसाब से मैच जीते जाते हैं या एक दो बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी मैच जीता जा सकता है? नहीं, देखिए, जो ग्राउंड में 11 खिलाड़ी जो होते हैं उनमें के पूरे 11 के 11 जब तक एक होकर के नहीं खेलेंगे जब तक आप मैच नहीं जीत सकते। अगर किसी बॉलर ने बॉल फेंकी और फील्डर ने कैच ही नहीं लिया तो प्लेयर आउट ही नहीं होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 11 के 11 खिलाड़ियों का वहां पर प्रेजेंस होना और प्रेजेंट ऑफ माइंड होना ये ज्यादा जरूरी है। किसी एक प्लेयर या दो प्लेयर से मैच नहीं जीता जा सकता। इसे हम आश्चर्यजनक कहें या फिर जो लिखा गया वो इतिहास कहें, पिछली बार आपकी टीम ने 4 मैच जीते टूर्नामेंट में, चौथा फाइनल, सेमीफाइनल और 2 मैच लीग में आपने जीते हैं और एक ही खिलाड़ी चारों बार मैन ऑफ द मैच बना। अरिहंत डागा की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 मैच चारों में एक ही खिलाड़ी आया, तो कहीं ना कहीं क्या इसे ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी जो एंकर करके टीम को चल रहा हो वह भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा खिलाड़ी इंपैक्ट डालता है बट वो सर्वोपरि नहीं होता। उसको रन बनाने के लिए साथ में एक खिलाड़ी जरूरी होता है। अगर आप ये देखिए, अगर चारों बार उस अरिहंत डागा ने मैन ऑफ द मैच बना है तो चारों बार अरहम या विवेक सांखला सामने पे अपोजिट साइड पे खड़े रहे। हाँ। अगर हम दो बे या फिर तीसरा कोई भी जो आ रहा है अगर वो आउट हो जाते तो अकेले अरिहंत भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टीम एक होकर के खेलेगी तभी जीत सकती है। बड़े टूर्नामेंट होते हैं समाज में, JUCL होता है, JPL होता है और कुछ आप बड़े टूर्नामेंट बता रहे हैं, जैक्स होता है। हमारे शहर के खिलाड़ियों में, जैन समाज के, हमारी कम्युनिटी के खिलाड़ियों में ऐसे कौन से आपको 4-5 खिलाड़ी लगते हैं जो प्रदेश लेवल में जाके, जैसे आज आप हर जगह जाके नगर का नाम रोशन कर रहे हैं क्रिकेट के माध्यम से, लोगों को जोड़ रहे हैं? और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप कई अच्छे खिलाड़ियों को फोन करके प्रेरित भी करते हैं, भाई क्या टूर्नामेंट हो रहा है, आपको खेलना है, एंट्री आप करवाते भी हैं उनकी। तो ऐसे कौन से 4-5 एक नाम है जो आपको लगता है कि प्रदेश लेवल में हमारे शहर का नाम, हमारे समाज का नाम और ज्यादा गौरवान्वित कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ से 4-5 नहीं, पूरे 11 के 11 एक टीम ले जाकर के कहीं खेल करके जीत सकते हैं। और लेकिन आप बोलते हैं कि 4-5 नाम अगर लेना है तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा अमित जैन, दूसरा सक्षम कोचर, अरिहंत डागा, सर्वेश बाफना और संकित बंगाली। ये 5 प्लेयर मुझे ऐसे लगते हैं कि जो एक बिग हिटर भी है और इनमें से 4 ऑलराउंडर हैं जो बॉलर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और अगर मुझे 11 की 11 टीम बनानी है तो इन 5 के अलावा मैं लूंगा इसमें से देवांशु बोथरा और श्रेणिक राय सोनी, और आपके जो बॉलर है, आप हमको यहाँ पर से बॉलर भी लेना है, दिव्य जैन। तो मैं 3-4 और भी ऐसे प्लेयर लूंगा जो इसमें रहें 11 के 11 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर से 5 की जगह हम 11 प्लेयर निकाल सकते हैं जो कहीं जा करके जीत सकते हैं। विवेक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस परिवार से आप आते हैं वो एक बहुत बड़ा परिवार है, समाज सेवी परिवार है, समाज में बहुत बड़ा नाम है, सम्मान से नाम लिया जाता है। देखा जाता है कि हमारे JPL में आप ही के परिवार से लगभग 6-7 लोग खेलते हैं। पिछले बार श्री दिनेश सांतले जो आपके बड़े भाई हैं वो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। दीपेश सांतला है जिनके साथ हम लगातार खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। दुष्यंत सांतला है, युवराज सांतला जी हैं जिनसे आप जब भी बात करें क्रिकेट के, उनके पास बहुत सारे किस्से रहते हैं। तो क्या आपकी क्रिकेट की शुरुआत का कोई कारण अलग था कि परिवार के माहौल से ही आप क्रिकेट की ओर आकर्षित हो गए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे घर आए हुए होंगे जो बस स्टैंड स्थित घर है। वहां पर हम घर पे ही बचपन से घर के अंदर ही क्रिकेट खेलते थे और हम सभी भाई, दिनेश भी है, युवराज भी है, विकास भी है, विनय भी है, दीपेश है, छोटू है, हम सभी के सभी बचपन से क्रिकेट खेलते थे घर के अंदर। तो एक लय जो आना है, जो शुरुआत एक अंदर आना है, एक वो घर से ही आया। तो घर से आया तो मैं ये मानूं कि इस बार जैसे कि आपके परिवार के सदस्य सामने होंगे तो उनके लिए पूरी तैयारियां हैं आपकी, उनकी बॉल पे बड़े प्रहार लगवाने की और उनके सामने अच्छी गेंदबाजी का पूरी तैयारी, पूरी कोशिश रहेगी? देखिए, मेरा एक मानना है कि जो अपन ग्राउंड जाते हैं तो जो ग्राउंड की जो रस्सी होती है, रस्सी के अंदर सिर्फ खेल होता है। वहां पर खेल पे कोई भाईचारा या फिर कोई दोस्ती यारी नहीं होती। तो सामने मेरा भाई भी होगा, मेरा दोस्त भी होगा, और उनके सामने भी मैं होऊंगा, तो वो भी मैं भी चाहूंगा और वो भी चाहेंगे कि अपना खेल अच्छा दिखाएं। और खेल हमेशा जीत के लिए खेला जाता है। ये एक हमारे पॉडकास्ट शो का एक संस्करण है
जिसको हम दे दनादन राउंड बोलते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ छोटे छोटे 10-12 सवाल पूछूंगा। इसका नियम एक ही है, बहुत सिंपल है कि इसके कोई भी जवाब को आप स्किप नहीं कर सकते। आपको सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सबके सब जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। दे दनादन एक रैपिड फायर राउंड है ये। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का कौन मारेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक के क्या है, मैंने यहाँ पर का देखा नहीं है, लेकिन सुना हो तो मुझे ऐसा लगता है श्रेणिक रायसोनी। श्रेणिक रायसोनी सबसे लंबा छक्का मारेगा। आपको क्या लगता है इस साल अगर शतक लगेगा, जो कि पहले साल अमित जैन जी ने शतक लगाया था, हाँ। दूसरे साल अरिहंत डागा ने लगाया था, तो क्या लगता है विवेक जी को कि इस साल क्या शतक लगेगा, और लगेगा तो किस खिलाड़ी के शतक लगाने की उम्मीद ज्यादा है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि अगर शतक लगेगा तो सक्षम कोचर के बल्ले से लग सकता है इस बार। बहुत सही। नए नए खिलाड़ियों को जोड़ने का एक प्रयास रहा है जेपीएल। पिछले साल भर से 40 खिलाड़ी लगभग रोज क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बार कुछ नए खिलाड़ी फिर से आए, इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में हमने रखा है। तो जो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड है जेपीएल 3 का, आपके हिसाब से कौन खिलाड़ी इसको जीत सकता है? इमर्जिंग प्लेयर में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम में एक नया प्लेयर आया, वंश सिंह है। वो इमर्जिंग प्लेयर, वो प्लेयर भी अच्छा है, हाँ। खेलता भी अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वंश सिंह इसमें आ सकता है। एक अच्छा सवाल है कि 2 साल से मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो अरिहंत डागा अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। तीसरा सीजन है, आपकी टीम में अरिहंत डागा नहीं, कौन जीत सकता है इस साल मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड? मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इस साल हो सकता है कि डायनेमिक डेविल से ही कोई निकले। वो तो संभावित है, लेकिन कौन आपकी टीम में? अब हमारी टीम में देखिए, एक मैं भी हूँ, या वंश सिंह ही है, नितिन गोरछा है, कोई भी आ सकता है जी। इस बार ओल्ड इज गोल्ड की भी कैटेगरी रखी गई है, जैसे कि दिनेश सांकला जी ने अच्छे अच्छे युवा गेंदबाजों को पानी पिलाया पिछले साल, मैन ऑफ द बॉलर ऑफ द सीरीज रहे हैं वो। तो ओल्ड इज गोल्ड अवार्ड के कंटेंडर आप किसे मानते हैं इस साल? ओल्ड इज गोल्ड में मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश सांकला ही आएंगे, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है उनको उसको मार पाना बहुत ही कठिन है। आपको 6 टीम आपने देखी है, आपका आकलन होगा टीमों के खिलाफ एज अ बैट्समैन भी। सबसे कमजोर फील्डिंग साइड आपको कौन सी लग रही है इस बार ऑन पेपर, कि ये टीम है जो थोड़ी सी फील्डिंग में कमजोर दिखाई दे सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि नौकार राइट्स, आपके दोस्त अभिषेक दुग्गल की टीम, क्योंकि उसमें 2 या 3 प्लेयर ही मुझे ऐसे लगे जो परमानेंट खेलते हैं। जो लगातार अभ्यास में नहीं है वो प्लेयर उस टीम में जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकार। विवेक सांकला द क्रिकेटिंग ब्रेन के हिसाब से फाइनल की 2 टीमें, जो 2 टीमें आपको लगता है कि फाइनल पहुंच सकती है, कौन कौन हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि एक केडीजे 11 और दूसरी हमारी खुद की डायनेमिक डेयरडेविल्स। केडीजे और डायनेमिक डेयरडेविल्स की 2 टीमें आप देखें, और ऐसी कौन सी 2 टीमें हैं आपके हिसाब से जो टॉप 4 में नहीं पहुंच रही हैं? टॉप 4 में मुझे ऐसा लगता है, एक तो नौकार, क्योंकि उसकी फील्ड साइड मुझे बहुत कमजोर लगती है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है सुपर स्ट्राइकर, सर्वेश बाफना की सुपर स्ट्राइकर, जो पिछले साल टीम को फाइनल में आपने पटकनी दी थी। अरिहंत डागा है उस टीम में, सर्वेश बाफना। मैंने आपको अभी बताया कि किसी एक प्लेयर से कुछ नहीं होता, पूरे 11 प्लेयर से ही खेलना पड़ेगा आपको। फैन फेवरेट टीम इस बार आपको कौन सी टीम लगती है, जो जैसे पिछले साल हमने देखा कि ग्राउंड में नेमेसिस टीम को लेकर के जो माहौल रहता था, जो दर्शकों के बीच में आवाज रहती थी, लेकिन फाइनल जीती सांकला ब्रदर्स। फैंडम किस टीम के साथ है इस बार? फैल्कन्स के साथ। कारण उसका कुछ बताना चाहेंगे? कारण यह है कि इसमें लास्ट ईयर के जो मैन ऑफ द बॉलर के मेरे सबसे बॉलर रहे थे अंकुर जैन, वो टीम में है। बिग हिटर सिद्धार्थ बंगाली उसी टीम में है। क्या नाम है अपने पहाड़िया जी? भविष्य पहाड़िया नहीं, भविष्य पहाड़िया, वत्सल पारा, देव बोत्रा, जो एक बिग हिटर है। मेरे साथ तो उस टीम में 8 या 9 खिलाड़ी एक ऐसे हैं जो रेगुलर खेलते हैं और रेगुलर बहुत अच्छे बॉलिंग और बैटिंग करते हैं, लेकिन फाइनल नहीं खेल रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, 2 टीमों का नाम लेना चाहिए इस नाम से। एक ऐसे बॉलर का नाम बताइए जो इस टूर्नामेंट में जिसके ऊपर निगाहें सबकी रहेंगी, ये इस टूर्नामेंट का एक अच्छा बॉलर बन के निकल सकता है। अंकुर जैन, जो पिछले साल डायनेमिक डेयरडेविल्स से जिसने खेला। अमित जैन जी के भतीजे भी है। हाँ, अमित जैन जी के भतीजे भी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और एक और अंतिम इस रैपिड फायर क्वेश्चन का कि गन फील्डर, मतलब सबसे तेज फ्यूरियस फील्डर, फास्ट फील्डर किसको समझते हैं टूर्नामेंट में जो हो सकता है? विवेक सांकला। बहुत सही।
इस राउंड का अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इस सीजन का सबसे सेंसेशनल फील्डर, गर्ल फील्डर, सबसे बेस्ट फील्डर किसको देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं खुद हूँ, विवेक सांखला जी। विवेक सांखला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर में भी मैं जिस टीम में रहता हूँ उस पूरे टूर्नामेंट का गन फील्डर मैं ही होता हूँ। बहुत और वाजिब है अगर आपके हाथ और आपके हाथ इतने तंगे हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि अभिनव प्रयास है जेपीएल का लोगों को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का। और उम्मीद करता हूं कि इस बार के टूर्नामेंट को लेकर बहुत तैयार रहे, बहुत अच्छा रहे। लेकिन अगर एज अ फैन अगर आपका एक क्रिकेटिंग देखने वाला मानेंगे तो मैं चाहता हूं कि इस बार डेयरडेविल्स की कप्तानी आप करें। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, अभी टीम मैनेजमेंट जो डिसाइड करे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे विवेक सांखला जी, आपने इनको सुना, क्रिकेट टीम की राय सुनी, कुछ इनके अच्छे बड़े स्टेटमेंट निकल करके आए कि ये फाइनल में देखते हैं किसे और नहीं देखते हैं किसे। और उम्मीद करूंगा कि आप सब इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगा कि ये वीडियो सही है, अच्छा है और आपके दोस्तों को भी देख लेना चाहिए तो इसे आप कृपया शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कि लगातार इस तरह के वीडियो आप देखें और आपको लगातार जेपीएल से जुड़ी जानकारी मिलती रहे तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय जिनेंद्र और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, समाज के लिए कुछ अगर आपका 2 मिनट का या 1 मिनट संदेश हो तो आप दे दें। मुझे ऐसा लगता है कि जेपीएल देखने के लिए समाज के सभी लोगों को वहां पर आना चाहिए। इससे क्योंकि जेपीएल में सभी लोगों के घर के बच्चे खेलते हैं, उससे उनका उत्साह वर्धन होता है। और सभी लोगों के आने से जेपीएल कमेटी को और जैन परिवार को सभी को एक उत्साह होगा और एक सभी के अंदर एक अलग एनर्जी लेवल आएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। जय जी जय जी। हमारे आज के इस पॉडकास्ट शो में विवेक जी हमारे जैसे गेस्ट थे और हमारे हर मेहमान को सांखला फाइन आर्ट एकेडमी जो कि राजिम में संचालित है, नवापारा राजिम जैन समाज की हमारी भाभी श्री पूनम सांखला जी द्वारा ये संचालित है। हर गेस्ट को सांखला फाइन आर्ट एकेडमी की तरफ से यह एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि भगवान सिद्धिविनायक इस बार आपकी टीम को जीतने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जी। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है।